बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मिलिट्री केड्स का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। जैसे समीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच है। फ़ैसला अभी से लोगों को मालूम होना शुरू हो गया है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। क्या चांसेस हैं, कौन से जजेस किस तरफ जा सकते हैं, ये बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम इस वक्त सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज की समाअत के 3 बड़े अहम जो पार्ट्स हैं। एक है जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के वो रिमार्क्स जो 9 मई के ऊपर शदीद तरीन सवालात खड़े करता है, संगीन नौयत के सवालात हैं और अहम तरीन नुकात हैं जिनका जवाब शायद हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने बात की है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने 5 मिनट मांगे हुए थे। मंसूर अवान साहब जो हैं उन्होंने जैसे ही अपने दलाइल मुकम्मल किए अटॉर्नी जनरल ने, तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हसन नियाज़ी के वालिद हैं उन्होंने वक्त मांगा हुआ था। उन्होंने अदालत से जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी दिलचस्प है, वो भी आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब ने पहले गारंटीज़ दी हुई थी, 3 गारंटियाँ दी हुई थी और 3 नुकात और उसके ऊपर जो मालूमात थी वो जजेस ने पूछा है कि भाई आपने तो मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला भी सुना दिया है और फ़ैसला सुनाने से पहले आपने हमें ये गारंटी दी थी कि ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर ट्रायल होगा, अपील का हक होगा और 3 साल से ऊपर सज़ाएँ नहीं होंगी। चीदा मालूमात में से 3 बड़ी अहम तरीन मालूमात ये थी। अब इसके ऊपर जब आज जवाब मांगा गया तो वो तफसीलात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको इस तरह से मिलती रहे। सबसे पहले आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल के जो उन्होंने दलाइल दिए हैं। उन्होंने दलाइल के अंदर आज अपना क्या मौक़िफ़ रखा है वो आपके सामने रखता हूँ। वो बड़ा दिलचस्प है। उसके ऊपर जैसे जमाल खान मंदुखेल के भी सीरियस नौयत के सवालात थे जहाँ पर अटॉर्नी जनरल बार बार लाजवाब दिखाई दिए और मुसर्रत हिलाली साहिबा के भी। और जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने तो एक तरह से मुकम्मल केस ही जो है वो एक साइड पे लगा दिया, यानी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि उड़ा के रख दिया उन्होंने इस केस को। तो जनाब अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल के आगाज़ में उन्होंने अदालत को बताया कि जिना उस हमले वगैरह की भी काफ़ी आज ज़िक्र अज़कार हुए और बड़ा दिलचस्प वो मामला रहा। एक तो उन्होंने कहा कि 175 के तहत हम बात कर चुके हैं, लेकिन 85 आर्टिकल 85 की जो बात है वो हमारी समझ से बाहर, उस पर तो हमने किसी किस्म की बात ही नहीं की है। ख्वाजा आसिफ साहब की काफ़ी दलाइल का उन्होंने पहले जिक्र किया और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई थी, रद्द अमल में उस पार्टी ने वो नहीं किया जो 9 मई को तहरीक इंसाफ ने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी, MRD की तमाम क़यादत पाबंद सलासत थी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम थी, अटॉर्नी जनरल जो है वो मेरिट्स पर जा रहे थे, बार बार केस के मेरिट्स पर, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर केस के मेरिट्स होते हैं उसके ऊपर बार बार जा रहे थे। तो उसके ऊपर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने सवालात उठाए हैं, वो आपके सामने रखूँगा। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान साहब बार बार केस के मेरिट्स पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बहाली तहरीक में सारी जमातों पर पाबंदी थी, MRD के तहत क़यादत पाबंद सलासल थी, असगर खान 3 साढ़े 3 साल तक नज़रबंद रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस दौरान भी 9 मई जैसा कदम किसी ने नहीं उठाया। पहले की मिसालें उन्होंने दी कि जी भुट्टो को फांसी दे दी, फलां हुआ, फलां वाक़या हुआ, लेकिन 9 मई जैसा वाक़या नहीं हुआ। 9 मई एक ऐसा वाक़या है जिसको भूलना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क एक आम मुल्क नहीं है, जियोग्राफी की वजह से काफ़ी ख़तरात रहते हैं, ये सवाल तो हमारे सामने है ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने आज ये भी कहा कि जी 9 मई को तकरीबन 4 घंटे के लिए जो लाहौर कोर कमांडर हैं वो पूरी जो कोर थी ना वो स्टक हो गई थी। वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो फंक्शनल ही नहीं रही थी पूरी कोर। ये कैसे हो सकता है कि एक सियासी जमात है वो एहतजाज कर रही है और उसमें से कुछ लोग अगर मॉब की शक्ल में जिना हाउस में दाखिल होते हैं या कहीं जाते हैं या कोई इस तरह का पुरतशद्दुद कार्रवाई होती भी है तो पूरी कोर कैसे डिसफंक्शनल हो गई है, ये सवाल बड़ा अहम था। और फिर अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि पूरी कोर जब डिसफंक्शनल हो गई थी उसके बाद अगर कोई बैरूनी की ताकत हमला कर देती तो हम दिफा के काबिल नहीं थे, खुदा न खास्ता। अटॉर्नी जनरल अपना केस मिलिट्री कोर्ट का केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसमें ताकत डालने के लिए अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी उसके इंटरेस्ट को जो है वो ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कितना इंतहाई अफसोसनाक है। अटॉर्नी जनरल जैसे आम तरीन पोजीशन पे मौजूद होते हुए वो इस तरह का जो सवाल है वो कैसे उठा सकते हैं कि सिर्फ एक मिलिट्री कोर्ट्स का केस मजबूत हो जाए उसके
दूसरी तरफ जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको वो कह रहे हैं कि वो रिस्क पर चली गई थी। हम तो दिफा के काबिल ही नहीं रही थे कि 9 मई के जब वाक़यात हो रहे थे लाहौर के अंदर। दूसरा फिर वो कोर कमांडर जो लाहौर थे उनको ज़ाहिर है हटा दिया गया था, और आज ये बात भी पता चली कि लाहौर के कोर कमांडर को हटाया गया तो उनको किसी किस्म की मुराद पेंशन वगैरह किसी किस्म की नहीं दी गई, उनकी नौकरी उसी दिन से ख़त्म कर दी गई थी और उन्हें फारिग कर दिया गया था। ये भी आज अदालत के अंदर जो है वो पता चला। उसके बाद कुछ सवालात भी उनसे हुए तो उन सवालात के जवाब में उन्होंने बताया कि जिना उस हमला में गफलत बरतने पर फ़ौज ने महकमाना कार्रवाई भी की थी। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन मुराद रिटायर किया था, जिसमें कोर कमांडर भी शामिल थे। बगैर पेंशन रिटायर होने वालों में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल थे। मजीद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है उन्हें कोई तरक्की नहीं मिल सकती। क्या फ़ौज ने, जैसे जमाल खान मंदखिल ने सवाल किया कि क्या फ़ौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजदारी कार्रवाई तब होती है जब जुर्म किया होता है। महकमाना कार्रवाई जो है वो 9 मई का वाक़या रोकने के लिए की गई थी। वाक़या ना रोकने की वजह से की गई थी कि वो रोकने में नाकाम रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई थी, जिस पर जैसे जमाल खान मंदखिल ने कहा कि आर्मी एक वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सज़ा भी होती है। फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि मैं अपने जो कंक्लूडिंग जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है उसमें मैं 3 नुकात पर दलाइल जो है वो दूंगा। एक 9 मई 21 जुलाई फैसला और अपील पर दलाइल दूंगा, ठीक है, और 9 मई पर भी उन्होंने दलाइल दे लिए। इस पर जस्टिस अफगान ने उनको रोक दिया था। मैं उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ आऊँगा। अटॉर्नी जनरल ने आखिर में अपने दलाइल में मजीद ये कहा कि 9 मई को मजमूई तौर पर मुल्क भर में 39 वाक़यात हुए। पंजाब में 23, KP में 8, सिंध में 7, बलूचिस्तान में 1 वाक़या हुआ। GHQ लाहौर एयरबेस मियांवाली और ISI के दफातर पर हमले हुए। 9 मई वाक़यात इत्तफाकिया नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि इतने ज़्यादा जगहों पर वाक़यात हुए कि ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। 5:40 से शाम 9 बजे तक पूरी कोर गैर फाल हो चुकी थी, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और कहते हैं कि अगर 9 मई को लाहौर पर कोई बहनूनी जाहिरियत होती तो उस वक़्त दिफा के काबिल नहीं थे हम और जवाब नहीं दिया जा सकता था। ये देखें किस तरह से सिर्फ एक केस को मजबूत करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। भाई कैसे हो सकता है कि लाहौर की सड़कों पर कोई तहरीक इंसाफ या कोई जमात एहतजाज करी और पूरी कोल गैर फाल हो जाए, ये किस तरह से। और वो कैंप ऑफिस था, जिना हाउस बताया जाता है कि वो सिर्फ कैंप ऑफिस था, ऐसा नहीं था कि वहाँ से सारी चीज़ें कोई ऑपरेट हो रही थी। मजीद फिर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने वहाँ पर कुछ 2-4 दलाइल दिए हैं, लेकिन मुसर्रत हिलाली साहिबा ने बड़ा दिलचस्प कहा, आज एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि जो जिना हाउस का गेट है वो कोई फलांग के अंदर गया था या अंदर से किसी ने खोला था, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मजीद कहा कि अगर अंदर से खोला गया था तो मिली भगत का जुर्म भी बनेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं इसको चेक करके बताऊंगा। तो जैसे मोहम्मद अली मदर साहब साथ में इशारा कर रहे थे मुसर्रत हिलाली साहब को कि फलांग कर गए थे। तो इसके बाद फिर नीयत पर भी हुआ कि किस नीयत से ये 9 मई हुआ और फलां फलां सारी चीज़ें। लेकिन अब आ जाते हैं जनाब, जब जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स के ऊपर जो दूसरा हिस्सा है अटॉर्नी जनरल के, ये जो तमाम तर आर्गूमेंट्स थे, उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनको 9 मई पर मज़ीद बात करने से रोका। मज़ीद माजरत खा हूँ, रिकॉर्डिंग जब सुनी तो पता चला कि कुछ माइक की गड़बड़ की वजह से आधी वीडियो के बाद आवाज़ चली गई थी। तो अगले 2 जो हिस्से हैं वीडियो के वो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें जो पहला हिस्सा था वो मैंने बताया कि आपको अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने जो अपने दलाइल मुकम्मल की, लेकिन दलाइल के दौरान जब वो मेरिट्स के ऊपर जा रहे थे केस के, तो केस के मेरिट के ऊपर जब वो गए तो वहाँ पर उन्हें जस्टिस जो नईम अख्तर अफगान है उन्होंने रोक दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 9 मई को जो हुआ वो जुर्म ही था, जिस पर जो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने उनसे पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, हमने 9 मई वाक़या के मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी, मेरिट पर बात करने से ट्रायल और अपील में मुकदमात पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा मज़ीद नईम अख्तर अफगान साहब ने कि 9 मई के तफसीलात में गए तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मज़ीद कहा कि क्या बग़ैर पेंशन रिटायर होने वाला जनरल कोर कमांडर लाहौर ही था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कंफर्म किया कि जी बिल्कुल कोर कमांडर लाहौर को ही बग़ैर पेंशन रिटायर किया गया है। कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए थे या नहीं, अदालत की तरफ से ये सवाल पूछा गया। नईम अख्तर अफगान साहब ने जब ये सवाल पूछा तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट से जब अपील आएगी तो अदालत को इस बारे में मालूम हो जाएगा। यानी कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो कोर कमांडर हैं उनको ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश किया गया था या उनसे बयान या उनसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया था या नहीं।
جس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ ہم آپ سے جو سوال کریں گے آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، بہتر ہے کہ آپ ٹرائل میرٹ کے اوپر جو ہے کسی قسم کی بات نہ کریں۔ تو جس پر مسرت ہلالی نے بھی وہاں پر سوال کیا کہ آئین میں ترمیم مشکل ہے، لیکن 26 مرتبہ جو ہے وہ آئین میں ترمیم کی گئی ہے، لیکن اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترمیم ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ یہ بڑا حیران کن ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا تھا نا کہ آپ یہ بتائیں اٹارنی جنرل صاحب کہ کیا یہ 1960 سے بنا ہوا ہے، 67 سے غالباً یہ ایکٹ بنا ہوا ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک اگر اس میں کوئی ترمیم کی گئی ہے تو ہمیں بتائیں، جس پر جواب دیا گیا کہ میں اس پر بتاؤں گا آپ کو، شاید کی گئی ہے، لیکن عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں آج تک کوئی ترمیم نہیں ہوئی، جس پر مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ ویسے تو 26 ترمیمیں ہو چکی ہیں، لیکن اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور اس معاملے کے اوپر جو یہ آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر ابھی تک ترمیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکیں۔ تو یہ تو بڑا اہم تھا، اور جسٹس نعیم اختر افغان نے پھر ان کو روکا اور کہا کہ بہت سیریس قسم کے سوالات اٹھیں گے، باقی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جب انہوں نے دلائل اپنے مکمل کر لیے تو آخر پر جو تیسرا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے وقت مانگا تھا عدالت سے کہ مجھے 5 منٹ کا وقت دیا جائے تاکہ میں اپنی بات جو ہے عدالت کے سامنے رکھ سکوں۔ تو عدالت کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھتے ہوئے سب سے پہلے روسٹرم پر آ کر کہا کہ میں قانون کے بارے میں زیادہ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات ضرور آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ مجھے یہ وقت بڑی مشکل سے ملا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو یہ ایکٹ ہے اس کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا جس ایکٹ کے تحت فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں یہ 1960s میں بنا تھا، اور اس کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اس کا مقصد کوئی یہ نہیں تھا کہ ملک کے اندر کے معاملات کو ڈیل کرنا تھا۔ اس وقت ایف بی ایل ای کیس جس طرح سے دوسری مثال انہوں نے دی اور کہا کہ ایف بی ایل ای کیس وہ تھا جن لوگوں نے بیرونی طاقتوں کے لیے سازش کی تھی اور جاسوسی کی تھی، تو ان کو اس میں ٹرائل کیا گیا تھا۔ لیکن اب دیکھیں کہ اپنے شہریوں کو کس طرح سے ایک موب میں موجود لوگ یا احتجاج کرنے والے یا تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے لوگوں کو آپ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ٹرائل کر رہے ہیں، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایک کمانڈنٹ کا ذکر کیا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، میں لکھنا بھول گیا، کہ انہوں نے کہا کہ کمانڈنٹ نے ایک لیٹر لکھا استدعاء عدالت کو کہ یہ 105 لوگ مجھے چاہیے۔ تو سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ صرف یہ 105 لوگ ہی کیوں چاہیے، باقیوں کو کیوں ٹرائل نہیں کیا؟ تو 105 کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ سوالیہ نشان تھا۔ اور پھر استدعاء دہشت گردی عدالت نے وہ لوگ 105 جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے حوالے کرتے ہوئے کوئی ریزننگ بھی نہیں دی کہ ان کو کس وجوہات پر، کون سی فرد ہے، کون سا جرم ہے، کون سی دفعہ ان کے اوپر لگی ہے جس کی وجہ سے یہ ملٹری کورٹس کو دیے جا رہے ہیں، کوئی ریزننگ بھی اس کے اوپر نہیں دی گئی ہے۔ اور یہ بھی سپریم کورٹ میں پچھلی سماعتوں میں ڈسکس ہوا تھا، تو اٹارنی جنرل نے یہی کہا تھا کہ یہ جب فیصلے سامنے آئیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے، پھر ججز کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ اپنے لوگوں کو جس طرح سے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور پھر آخر پر انہوں نے یہ کہا کہ بڑی وہ دلچسپ بات تھی، ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں انڈیا نے، میں جنگ کے معاملات اور سارا ٹی وی جو ٹرانسمیشنز ہیں ان کو بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہا ہوں، انڈیا نے 2-3 جگہیں پاکستان کے اندر مارک کی ہوئی ہیں کہ یہاں پر ہم اٹیک کریں گے، ان میں سے ایک جگہ شاید کوٹ لکھپت جیل یا ارد گرد کا ایریا جوہر ٹاؤن یا وہ بھی ہے، تو اگر وہاں پر انڈیا بمباری کرتا ہے تو پھر اس سلسلے میں کیا ہوگا، وہاں پر میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت قید ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر انڈیا نے وہ جگہ مارک کی ہوئی ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے یا ان کو شفٹ کر دیا جائے، لیکن وہ اس بارے میں بھی بڑا کنسرن تھے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے بمباری کرنی ہے وہاں پر کوئی اور جو انڈیا کو مطلوب لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے وہاں پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے بیٹے کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ یہ بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آج عدالت کے سامنے رکھا۔ آخر پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے عدالت جو بھی فیصلہ کرے وہ اگر ملٹری کورٹس کو الاؤ کرنا چاہتی ہے تو بھی کر سکتی ہے، لیکن خدارہ اپیلوں کا حق جو ہے وہ ضرور دے، کیونکہ اپیل کا حق نہ ہونا سراسر زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں کہہ کر جو ہے وہ اپنا تمام تر وائنڈ اپ کیا۔ بہرحال اس کے بعد جیسے سمیر الدین خان نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور محفوظ فیصلہ جو ہے وہ اسی ہفتے سنانے کا بھی کہا ہے۔ اسی ہفتے مطلب 9 مئی بھی اسی ہفتے میں آ رہا ہے، جمعے والے دن آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی امکان ہے کہ جمعے والے روز 9 مئی تاریخ کو یہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ اب چہ مگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ ایک کہ عدالت کے اندر
سماعت کے دوران یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ اس میں ترمیم ہونا، اس میں لیجسلیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ملٹری کورٹس کو رکھنا ہے تو پھر یہ باقاعدہ طور پر قانون سازی کر کے اس کو لیگل کیا جائے۔ ایک تو یہ بات جو ہے وہ بڑی ڈسکس ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے کسی قسم کی ڈائریکشن بھیجے حکومت کو کہ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر بھی عدالت نے وقت دے کر کہا تھا کہ اس کے اوپر قانون سازی کر لے، تو قمر جاوید باجوہ صاحب کی پھر ایکسٹینشن ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ اس کے بعد پھر ایک چیز اور بڑی واضح طور پر تھی کہ کیا ملٹری کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر ٹرائل کالعدم ہو جاتا ہے تو جو شقیں اوریجنل فیصلے میں جیسے سجاد الحسن کی سربراہی میں جو شقیں کالعدم قرار دی گئی تھی، کیا وہ بحال کر دی جائیں گی، یعنی کہ سویلین کا ٹرائل الاؤ کر دیا جائے اور شقیں جو کالعدم ہوئی تھی انہیں بحال کر دیا جائے۔ لیکن تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 4-3 سے یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آئینی بینچ فیصلہ سنائے، حکومت کے اپیلوں کو وہ کر لے، الاؤڈ کر دے، اور پھر اس صورت میں سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل بھی الاؤ ہو سکتا ہے۔ اگر 4-3 سے حکومت کے حق میں فیصلہ ہوا تو پھر یہی ہوگا کہ سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر معاملات آگے کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے، اس پر بھی مزید آپ کو اپڈیٹس کریں گے۔ بہرحال ابھی تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔